हाँ जी सो कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों की डिमांड पर, बिकॉज़ मैंने ऑलरेडी ऑडिट और लॉ को चैप्टर्स को कुछ कुछ अपलोड कर रखा है, जिसमें मोस्ट ऑफ दी मैंने टेस्ट योर नॉलेज के क्वेश्चंस कर रखे हैं। लेकिन हाँ, मैंने ऑडिट में कुछ चैप्टर्स में रिस्पॉन्स देखे और स्पेशली आपका रिक्वेस्ट है कि जिस तरीके से मैंने ऑडिट के कुछ चैप्टर्स का रिवीजन करवाया, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम आई एम नॉट that doing the all efforts on the all chapters, that जो some chapters I think that it's very really important for the exams, so मैंने उन्हें तो करवाया था. Now the chapters regarding the GST, I am covering this type of techniques. The technique is very smooth, very easy, and trust me, if one time, that's first time you will see, you will realize that it is a very beneficial. बस आपको सिर्फ बने रहना है, थोड़ा एक बार कंटिन्यू करना है, क्योंकि आपको हो सकता है जब मैं आपको कहूँगी कि प्लीज़ फिल द ब्लैंक्स, तो आप मुझसे कह देंगे कि नहीं हमसे ये नहीं हो रहा. लेकिन हाँ, जस्ट फर्स्ट टाइम आपको एक बार देखना पड़ सकता है कि यार यहाँ फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए हमें क्या भरना है, क्योंकि ऑब्वियसली एग्ज़ाम में भी जब हमें फिलिंग द ब्लैंक्स आता था तो उससे पहले हम एग्ज़ाम में पढ़ के जाते थे, तो हम उसको यहाँ पर फिल कर पाते थे कि ये पूरा सेंटेंस क्या बनेगा. उसी तरीके से आपने पढ़ भी रखा होगा, तो क्योंकि हमने पढ़ रखा है तो एक सेंटेंस से नहीं पढ़ रखा होगा. लेकिन यस, मैंने आपको क्यों बतानी है ये चीज़ें, क्योंकि इसकी वजह से आपके लिए ये बहुत स्मूथ हो जाएगा ये PDF को इस तरीके से यूज़ करना. क्योंकि क्या होता है मैं आपको बताती हूँ, सिंपल सी बात है. मैम, आपने ICAI का मॉड्यूल यूज़ किया है पहली बात तो, और हमारे पास काफ़ी सारे टीचर्स के कलरफुल नोट्स हैं, तो हम आपके ये नोट्स और आपका ये लेक्चर क्यों प्रीफर करें. और आप बना ही क्यों रहे हो, आप भी तो किसी और के यूट्यूब के लेक्चर पे जाकर आप किसी का यूट्यूब लेक्चर देख लीजिए. यस, मैं जानती हूँ ये सारे सजेशंस, ठीक है, लेकिन क्या चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्या चीज़ मैं आपको कन्वे करना चाहता हूँ, वो है दैट इज़ की वेरी मच इम्पॉर्टेंट, कि आप लोग जो जिस चीज़ से अपना बेस्ट आउटपुट निकाल सकते हैं ना, वो चीज़. और सब वो आप अगर ये लेक्चर्स के साथ रहेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बेस्ट आउटपुट है. पता है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वहाँ मैं जनरली क्या क्या प्रेफर करती हूँ, वहाँ मैं इस तरीके से कुछ प्रेफर करती हूँ. और फिर मैं यहाँ पर ऐसा सेकेंड, यस, मैं ऐसा कुछ प्रीफर करती हूँ और वहाँ पर कुछ लिखती हूँ. तो इससे पता है आपको क्या होगा, ये पूरा ब्रैकेट आपको माइंड में सेट हो जाता है. उस तरीके से पहली चीज़ होती है. और एक सबसे बढ़िया चीज़ जो है, जो मैं करवाती हूँ और उसी की वजह से मुझे रिस्पॉन्स मिलता है कि नहीं आपको ये चीज़ करवानी चाहिए. जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिख दिया, अब आप मुझे बताओ यहाँ क्या आएगा, है ना. इससे आपको समझ में आएगा कि ये सेंटेंस क्या कहना चाहता है, हमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखनी है. क्लियर? आई होप मैं आपको थोड़ा क्लियर करवा पाई. इस वीडियो के साथ रहेंगे तो आपको और ज़्यादा चीज़ें समझ में आएगी. और इट इज़ अ रिवीजन, तो आप ये मत सोचिएगा कि मैं आपको बहुत ज़्यादा या फिर कितना लंबा चलेगा लेक्चर. नहीं सर, लेक्चर भी लंबा नहीं चलेगा, और ये एकदम रिवीजन है तो एकदम शॉर्ट में करवाऊँगी मैं. जो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपके माइंड में सेट हो जाएगी, क्योंकि अल्टीमेटली हमको जो चैप्टर्स हैं उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. तो डोंट वरी, हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे और आपके माइंड में सारी की सारी चीज़ें जो है वो ऑटोमेटिकली चली जाएगी. बस आपको मुझ पर ट्रस्ट करना है, क्योंकि ट्रस्ट जो होता है वो सबसे ज़्यादा. आपने क्लिक किया और आप कहीं और स्विच हो गए और फिर आप बोलते हो कि ये तो बेकार है. नहीं, आपको पूरा लेक्चर देखना है और फिर आपको डिसाइड करना है कि इट इज़ अ गुड और बैड. और आपको एकदम फ्रीली आपके लिए है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे लिख दें क्या सही है और क्या नहीं. यस सर, चलिए शुरू करते हैं. यस, कुछ रेलेवेंट डेफिनेशंस हैं जिसमें आपको कौन सी डेफिनेशन एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं. बिजनेस की डेफिनेशन का एक सीधा क्वेश्चन आपको डायरेक्ट आ सकता है. जस्ट फॉर एग्जांपल आपको 3 मार्क के लिए दे दिया कि बिज़नेस की डेफिनेशन लिख दीजिए, पर एक्चुअली ऐसा प्रोफेशनल एग्ज़ाम फाइनल एग्ज़ाम में तो बिल्कुल भी नहीं होता है. हम ये बात कह सकते हैं कि इंटर में हो सकता है बट फाइनल में नहीं. तो एक बार मैं सिर्फ रीडिंग लगा देती हूँ कि बिज़नेस इंक्लूड्स. तो आप कुछ वर्ड्स बताइए कि बिज़नेस क्या इंक्लूड करता है. जी सर, अब बताइए क्या बताएंगे.
एनी ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोफेशन। तो मैन्युफैक्चरिंग आ गया, आपका प्रोफेशन भी आ गया। एनी ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोफेशन, वोकेशन, एडवेंचर, वेकर, एनी अदर सिमिलर एक्टिविटी वेदर और नॉट is for a pecuniary benefit. Any activity or transactions in connection with or ancillary ना और anticipatory ऐसा कुछ है ना, incidental और ancillary है ना। नेक्स्ट, any activity or transaction in the nature of सब क्लोज ए वेदर और नॉट इन वॉल्यूम फ्रीक्वेंटली है ना, लगातार हो या नहीं हो इससे मतलब नहीं है ना, कंटिन्यू और रेगुलर हो ऐसा भी ज़रूरी नहीं, बस हो ऐसा है। सप्लाई और एक्विजिशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग कैपिटल गुड्स एंड सर्विस इन कमेंसमेंट विथ इन कनेक्शन विथ, जो कनेक्शन है किससे कनेक्शन रखती है, कमेंसमेंट और क्लोजर से। देन ये देखो कुछ भी नहीं बनाया इधर, तो ये अपने आप कैसे बना। देन प्रोविजन ऑफ एसोसिएशन, क्लब एसोसिएशन और सोसाइटी। देन एडमिशन फॉर कंसिडरेशन ऑफ पर्सन्स टू एनी प्रीमाइसेस। ठीक है सर, तो इतना कुछ बता दिया मैंने आपको, अब आप लिख सकते एग्जाम में अगर। अब कैपिटल गुड्स का मतलब क्या होता है, कैपिटल गुड्स का मतलब होता है, देखो ये कैपिटल गुड्स की डेफिनेशन आपको कहाँ काम आएगी, तो आपको जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो वहाँ पर काम आने वाली है। तो कैपिटल गुड्स का मतलब होता है कि एक ऐसे गुड्स द वैल्यू ऑफ विच इज़ कैपिटलाइज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द पर्सन क्लेमिंग द ITC, यानी कि which are used or intend to be used in the course of furtherance of business। यहाँ पर कैपिटलाइज कर रखा है, बस इतना ध्यान रखना। कैपिटल गुड्स का मतलब होता है कि उस पर्सन ने इसे अपनी बुक्स में पता है कैपिटलाइज कर रखा है, उसकी बुक्स में ये क्या है, कैपिटलाइज है। ये आपको वैसे भी क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करना नहीं होगा, मैं आपको ये बता दूँ, दे रखा होगा कि ये कैपिटल गुड है, ये वो गुड्स है, ये सब कुछ। सर एग्जिम्ट सप्लाई का मतलब क्या होता है, देखो एक होता है एग्जिम्ट सप्लाई है ना, एग्जिम्ट सप्लाई, एक होता है जीरो रेटेड सप्लाई। अब मेरी बात सुनना सर, एक होता है जीरो रेटेड, एक होता है एग्जिम्ट। जीरो और एग्जिम्ट में फ़र्क क्या होता है, और एक आप जीरो कहते हो, एक आप कहते हो नील रेट है ना। सर नील रेट भी कहते हो आप कहते हो ज़ीरो भी है, आप कहते हो एग्जिम्ट भी है। इन सब में हमें तो ये समझ में आता है कि यही समझ में आता है कि टैक्स नहीं लगता, चाहे फिर आप नील कह दो, चाहे फिर आप ज़ीरो कह दो, चाहे फिर आप एग्जिम्ट कह दो। तो मैंने कब बोला ये गलत है। सर ये सब कुछ आपने जो बोला है वो एकदम सही है, लेकिन आपको इनमें थोड़ा डिफरेंस समझना पड़ेगा। जैसे एग्जिम्ट का यहाँ लिखा हुआ है तो यहाँ से बताती हूँ, सप्लाई ऑफ एनी गुड्स और सर्विसेज जो कहा आता है बोथ, ठीक है, जो अट्रैक्ट नील रेट ऑफ टैक्स और विच मे बी होली एग्जिम्ट फ्रॉम द टैक्स अंडर सेक्शन 11।
तो इन्होंने क्या बोला सर कि जो एग्जिम्ट वो है जो नील है। क्या बोला? एग्जिम्ट वो है जो नील है, ठीक है, प्लस एग्जिम्ट वो है जो एग्जीबिशन लिस्ट में आता है। और सर एग्जीबिशन लिस्ट आपको कहाँ दे रखी है? आपको सेक्शन 6 के IGST में, अच्छा टेक्स सेक्शन 11 में, ठीक है ना। एग्जीबिशन लिस्ट सेक्शन 11 में मिल जाएगी आपको, सेक्शन 6 जो भी है। एग्जीबिशन जो एग्जिम्ट है, जो आप पूरे एग्जीबिशन की लिस्ट पढ़ते हो ना, वो इतनी बड़ी लंबी चौड़ी, वो प्लस जो नील रेट है, वो दोनों ही क्या है? एग्जिम्ट सप्लाई है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या क्लियर हुआ आपको? ठीक है सर, क्या क्लियर हुआ अभी देख लेते हैं। हमें ये क्लियर हुआ कि अगर कल को हमसे कोई पूछेगा ना कि बताओ एग्जिम्ट सप्लाई का मतलब क्या होता है, तो हम उनसे बहुत अच्छे से कह पाएंगे कि सर एग्जिम्ट सप्लाई का मतलब होता है दो तरह की चीज़ें। दो तरह की चीज़ें का मतलब क्या होता है सर? जो नील रेट है वो भी एग्जिम्ट है ना। कहाँ लिखा हुआ है मैम? आप कहाँ से पढ़ा रहे हो? ये देखो। और दूसरा जो नील है वो तो नील है, और जो एग्जिबिशन में आता है ना, जो एग्जिबिशन की लिस्ट में आता है, एग्जिबिशन आगे बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट मिलेगी आपको, वो वाली लिस्ट है ना। पक्की बात है? यस सर। अब क्या होता है ना, अब आप बोलोगे मैम ये ज़ीरो रेट तो बच ही गया, ये ज़ीरो तो कहीं कवर ही नहीं हुआ, इस ज़ीरो से आपकी क्या दुश्मनी? देखो ये ज़ीरो को और हमने ज़्यादा छूट दे रखी है। कैसे छूट दे रखी है? अगर आप मैं एग्जिम्ट सप्लाई की बात करूँ, अपने कान में एकदम फिट कर लेना, अपने माइंड में एकदम फिट कर लेना कि सर इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन में काम आने वाला है, जो मैं आपको बता रही हूँ। क्या बता रही हूँ मैं आपको? एग्जिम्ट सप्लाई में आप लोगों को आईटीसी कंपनी नहीं है भाई साहब, ये इनपुट टैक्स क्रेडिट है, ये नहीं मिलता। आईटीसी नहीं मिलता है इन केस ऑफ एग्जिम्ट सप्लाई। एग्जिम्ट सप्लाई इंक्लूड्स नील और एग्जिम्ट, ठीक है। यस सर। लेकिन ज़ीरो रेटेड सप्लाई में आईटीसी मिल जाता है। अब आप मुझसे कहेंगे मैम ये बता दो कि ऐसे कौन कौन से आइटम्स है जिस पर ज़ीरो लगता है और ऐसे कौन कौन से आइटम्स है जिस पर एग्जिम्ट लगता है। मैंने बोला एकदम थमिए, क्योंकि अब आपको ये पता होना चाहिए कि एग्जिम्पशन की लिस्ट क्या है, तो उसके लिए आपके पास पूरा चैप्टर है। तो अगर मैं वो चैप्टर करवाने जाऊंगी तो ये चैप्टर नहीं हो पाएगा। अगर मैं आपसे ये कहूँगी कि नील रेटेड में क्या क्या आता है, तो उसकी लिस्ट भी करवाने जाएंगे। और इससे अच्छा मैं आपको ये बता दूं कि ज़ीरो रेट में क्या आता है ना। तो ज़ीरो रेट तब लगता है जब गुड्स का एक्सपोर्ट किया जाता है, SEZ में ट्रांसफ़र किया जाता है, तब ज़ीरो लगता है। और उसमें क्या होता है ना, ITC मिल जाती है। कैसे मिलती है मेरी बात समझना। देखो होता क्या है, तुम्हारे पास 100 रुपये का तुमने कुछ गुड्स परचेज़ किया, ठीक है। तो तुमने गुड्स परचेज़ किया कितने का? 100 रुपये का। उस पर तुमने 18% का टैक्स पे किया, यानी कि 18 रुपये का टैक्स पे किया। तो तुम्हारे पास उस गुड्स का वैल्यू हो गया 118 हो गया। सर क्या ये 18 रुपये का ITC मिल जाएगा? क्या कब मिलेगा? अब मैं कहूँ अगर आप इस पर ज़ीरो रेट लगाएंगे, इस पर 0% लगाएंगे, तो भाई साहब कुछ नहीं होगा, ये तो 118 ही रह जाएगा। तो क्या हमको ये 18 रुपये का ITC मिल रहा है? हाँ जी, 18 रुपये का ITC मिल रहा है, ठीक है। तब आपकी गुड्स की वैल्यू कितनी होगी? 100 रुपये ही होगी। गवर्नमेंट ऐसा इसलिए करती है ताकि वो एक्सपोर्ट को प्रमोट कर सके, SEZ के एरियाज़ को प्रमोट कर सके। दैट इज़ ऑल ओके। अब देखना, तुम्हें इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर को समझने की ज़रूरत है। क्यों समझने की ज़रूरत है? क्योंकि तुम इस पे आगे एग्ज़ाम में भी, या हो सकता है कि ये हम लोग इस पे क्या ना क्वेश्चन करने वाले हैं। इसलिए मैं आपको बता दूं कि इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो क्या होता है। देखो डेफिनेशन पढ़ते, कुछ चीज़ों को हाइड करते। एक बार मुझे पेन चेंज करने दो प्लीज़। Input service distributor means an office of supplier of goods or service or both which receive tax invoice issued under section 31 towards the receipt of input service and issue a prescribed documents for the purpose for distributing the credit of the central tax, state tax, integrated tax and unitary territory tax on the said services to a supplier of taxable goods or services or both having the same pen। बस। तो मैंने आपको कुछ जो बताया ना, आप प्लीज़ उन्हें लिखकर मुझे बता दीजिए कि क्या आपको समझ में आया क्या। यानी कि इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर जो होता है वो ये पर्सन होता है जो क्या करता है, प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट फॉर द पर्पज़ ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग क्रेडिट
ठीक है, बोथ हैविंग दी पेन, सेम पेन। अब मेरी बात सुनो सर, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब क्या होता है? इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूटिंग करना द क्रेडिट ऑफ, डिस्ट्रीब्यूटिंग करना क्रेडिट और सेम पेन। देखो एक्चुअली ऐसा होता है, अगर ये आपको नहीं समझ में आया तो मैं आपको ऐसे बताती हूँ, ऐसे समझो, दिस इज़ योर बिजनेस, यहाँ कोई दिक्कत नहीं सर, बिजनेस में हमें क्या दिक्कत होगी? यहाँ होता क्या है ना, ये तुम्हारा हेड ऑफिस है और जितनी भी इन्वॉइस बनती है ना वो सारी की सारी हेड ऑफिस के नाम पर ही बनती है। जितनी भी इन्वॉइसेस बनती है ना वो सारी की सारी हेड ऑफिस के नाम पर ही बनती है। जितनी भी इन्वॉइस बनती है ना वो सारी की सारी हेड ऑफिस के नाम पर ही बनती है। अब होता क्या है ना कि हेड ऑफिस की काफ़ी सारी ब्रांचेस है और ये सारे सेम पेन है। तो ये हेड ऑफिस पता है क्या करता है? ये हेड ऑफिस जो होता है IGST क्या, ITC को क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूट करता है। और सर उसके लिए एक पैटर्न फॉलो करते हैं ये लोग, जो हम आगे चल के डिस्कस भी करेंगे। बट हाँ, इनके लिए इनको पता है सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है अगर ये ITC को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। ठीक है ना, ये ITC को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। अब ऐसा ये करते क्यों है? देखो तो ऐसा ये करते क्यों, जैसे आप एग्जाम्पल के लिए आपके पास आपका ये बिज़नेस है, होता क्या है ना, आपका ये बिज़नेस तो ठीक है, लेकिन इस बिज़नेस में काफ़ी सारा टैक्स पे करना है। सारी की सारी क्रेडिट तो हेड ऑफिस के पास पड़ी है और हेड ऑफिस को तो कोई टैक्स पे करना ही नहीं, क्योंकि बिज़नेस तो उसकी ब्रांचेस करती है या फिर थोड़ा बहुत बिजनेस करती है, लेकिन इतना सारा इनपुट पड़ा है। तो वो कहते हैं कि इनपुट रिफंड करने के अच्छा है कि एक काम करो, आप अपने इनपुट को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। और अगर आप इनपुट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो उन्हें भी क्या मिल जाएगा? इनपुट मिल जाएगा, तो फिर उनका भी काम हो जाएगा। सर ये इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन क्यों होता है? क्योंकि सर सर्विसेज का ही तो डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, सर्विसेज का ही तो डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, क्योंकि गुड्स तो हमें पता है, गुड्स तो हमें पता है। मान लीजिए ए ब्रांच में इतना गुड्स गया, तो क्या आपको गुड्स का आइडिया नहीं है? लेकिन हाँ, कौन कितने सर्विस दे रहा है। जैसे मान लीजिए हमने एक राम एंड एसोसिएशन से कांटेक्ट किया, एंड राम एंड एसोसिएशन जो होती है वो हमारी सारी CF हमको कंसल्ट करती है। तो देखो ये वाली ए वाली ब्रांच है, ये राम को 10 बार फ़ोन लगाती है दिन में। ये बी वाली ब्रांच है, ये तो 20 बार फ़ोन लगाती है दिन में राम को इस हर एक ट्रांजेक्शन के लिए। सी वाली ब्रांच जो होती है वो सिर्फ 2 बार फ़ोन लगाती है। डी वाली ब्रांच है वो सिर्फ 1 बार फ़ोन लगाती है। और ये F वाली ब्रांच तो कभी फ़ोन लगाती नहीं है, उसको ज़रूरत ही नहीं होती है। तो फिर बताओ अब सर्विसेज कौन कितनी ले रहा है, कैसे समझे? तो बस वही डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न है। आई थिंक आपको समझ में आया है ना। इनपुट टैक्स का मतलब कुछ नहीं होता है, वही जितना मैं आपको बार बार कह रही हूँ ना, ITC और मैंने जो 100 में 18 लगाकर तुम्हें बताया 118 हुआ, फिर टैक्स लगेगा उसके ऊपर। तो जो 18 हमें मिल रहा है वही है हमारा इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब होता है जो हमें मिलता है। ठीक है, टैक्स लगा, ज़रूरी नहीं कि सारे का इनपुट मिल जाए क्रेडिट, क्योंकि जब एग्जिम्ट की बात है कि क्रेडिट मिलना नहीं है तो मिलेगा, वो क्रेडिट हो जाएगा। देन आप आ जाओ, देखो मैं छोटे छोटे ये तो नहीं बताने वाली कि आउटवर्ड टैक्स क्या होता है, क्योंकि मैं आपको बोल रही हूँ ना, मैं रिवीजन करवा रही हूँ, तो मैं इतना आपसे एक्सपेक्ट करती हूँ कि आपको आता है। और डोंट वरी, नहीं भी आता है तो क्वेश्चन में हम समझ जाते हैं क्या होता है। ज़ीरो रेटेड सप्लाई देखो बता ही दी थी मैंने तुमको, वैसे भी कहाँ लगता है वो, चलो मैं आपको लिखवा देती हूँ। लिखो, या लिखो जब एक्सपोर्ट करते हो, यहाँ लिखो जब SEZ में होते हैं, बस। अब आ जाओ, एलिजिबिलिटी एंड कंडीशंस फॉर टेकिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट। एलिजिबिलिटी फॉर टेकिंग ऑफ ITC, अगर आपको ITC लेना है तो आपकी क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए? देखो बहुत ही सिंपल वर्ड्स में बताती हूँ कि क्या एलिजिबिलिटी अगर आपके पास है तो आप इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हो। सबसे पहला होता है कि आपने रजिस्ट्रेशन लिया हो, है ना। तो सबसे पहला क्या होता है कि भाई साहब पर्सन रजिस्टर्ड हो। दूसरा, गुड्स सर्विसेज टू बी यूज इन अ बिजनेस पर्पज। सर गुड्स और सर्विसेज कहाँ यूज़ हो रही हो? सर बिजनेस पर्पज के लिए। थोड़ा बताएंगे कि क्या होता है इसका मतलब? राम की लैपटॉप की दुकान है,
राम की लैपटॉप की दुकान है। राम का एक छोटा सा बेटा है मून। मून को चाहिए एक बढ़िया सा लैपटॉप। वो जाता है अपने पापा के शॉप में और एक लैपटॉप उठा कर लेके आता है। तो बताओ, क्या उसके पापा को इस लैपटॉप का आईटीसी मिलने वाला है? क्या उसके पापा को इस लैपटॉप का आईटीसी मिलने वाला है? ऑफ कोर्स नहीं मिलने वाला है। क्यों नहीं मिलने वाला है बताओ? क्योंकि उन्होंने इसे बिजनेस पर्पज़ में यूज़ नहीं किया। तो आई थिंक एग्ज़ाम में जब भी तुम्हें क्वेश्चन आएगा, एक सेंटेंस आएगा, तुम उसे अच्छे से पढ़ोगे और देखोगे कि कहीं वो रामू का बच्चा तो नहीं है जो अपने घर के लिए उसे ले जा रहा है। ठीक है, वो बिज़नेस में ही बिका रहा है ना, बिज़नेस में ही बेच रहा है, ये आप ध्यान रखेंगे। अब आप बोलेंगे मैम रामू का बेटा तो बहुत बड़ा है, रामू का बेटा तो पैसा दे रहा है कि ये लैपटॉप ले लीजिए, ये लैपटॉप का 50,000 रुपये दे रहा है, तो फिर क्या होगा? तो फिर ये आप हम मानेंगे ना बिजनेस में सेल हुआ क्योंकि कंसिडरेशन आपको मिला है। अब आगे देखिए, देन molds and dies provide by the original equipment manufacturer to component manufacturer on FOC basis when not considered as being in the course or furtherance of business। क्या बोला ये? इन्होंने एक बहुत ही अच्छा क्लैरिफिकेशन दे रखा है, आपको ये क्लैरिफिकेशन देखना चाहिए। इन्होंने बता रखा है मॉल्स एंड डाइस के बारे में। मॉल्स एंड डाइस का मतलब क्या होता है? मॉल्स एंड डाइस प्रोवाइड बाय द ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर टू कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर ऑन एफओसी बेसिस when not considered as being in the course and furtherance of business। सर एफओसी बेसिस मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट। देखो ऐसा होता है, ये आप जो है वो कुछ जॉब वर्क करते हैं, ठीक है, ऐसा मान लेती हूँ। तो आप जॉब वर्क करते हैं और ये आपका जो है ये जो है वो क्या करता है, इसकी खुद की फैक्ट्री है, ये आपसे जॉब वर्क करवाता है। करवाओ, कोई दिक्कत नहीं, हम जॉब वर्क करेंगे। होता क्या है ना कि ये जो है वो यहाँ पर अपना जो गुड्स है वो तो बेचता है, साथ के साथ जो मॉल से और जो डाइज है ना वो भी बेचता है। जो मॉल से और डाइज है जो भी वो भी बेचता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी रुपए के। सर आप एक काम करेंगे, आप जो है वो एग्रीमेंट पढ़ेंगे। उस एग्रीमेंट में क्या लिखा हुआ है क्या? उस एग्रीमेंट में क्या लिखा हुआ है क्या? सर क्या लिखा हुआ है? तो उस एग्रीमेंट में अगर लिखा हुआ है, उस एग्रीमेंट में अगर लिखा हुआ है, बोलो। इस एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि भाई यही हमें सप्लाई करेगा मॉल्स एंड डाई फ्री ऑफ कॉस्ट, तो फिर इसे हम क्या नहीं मानेंगे, हम इसे जो है वो सप्लाई का पार्ट नहीं मानने वाले, ठीक है ना। और अगर इसने ऐसा नहीं बोल रखा है एग्रीमेंट में तो फिर हम मानेंगे। तो डिपेंड्स ऑन एग्रीमेंट, आप एग्रीमेंट पढ़ेंगे, ठीक है। आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ऐसे केस में एग्रीमेंट देखकर डिसीजन लेना। नाउ कंडीशंस फॉर टेकिंग आईटीसी, कुछ और कंडीशंस दे रखी है। सर आपके पास डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। अब देखो डॉक्यूमेंट्स के नाम पर उन्होंने काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स दे रखे हैं। इन्वॉइस हो, जनरली मेन तो इन्वॉइस ही होती है। अगर हम रिसिपिएंट है, सप्लायर नहीं रिसिपिएंट है, हम रिवर्स चार्ज बेसिस पर है तो भी हमारे पास रिसिपिएंट आर इन्वॉइस हो, ठीक है, आरसीएम की कॉपी हो। डेबिट नोट हो, अगर बिल ऑफ एंट्री है तो वो हो, रिवाइज इन्वॉइस अगर इशू करी है तो वो हो, ठीक है। और जो भी उसमें डिस्क्रिप्शन हो, अमाउंट हो, टोटल वैल्यू हो, जीएसटी आईएन हो और प्लेस ऑफ सप्लाई हो। देखो बहुत सिंपल सी बात है, तुम्हारी इन्वॉइस में ये सारी चीज़ें लिखी होती हैं। तुमने कभी गौर से अपनी इन्वॉइस देखी होगी ना, तो उस इन्वॉइस में ये सारी चीज़ें लिखी होती है। क्या क्या लिखा होता है सर? सबसे पहले नीचे ही नीचे लिखा होता है अमाउंट, टोटल कर लेते वो। यहाँ होता है डिस्क्रिप्शन, यहाँ होता है डिस्क्रिप्शन, यहाँ होता है टोटल अमाउंट, यहाँ होता है टैक्स, यहाँ रेट, यहाँ कैलकुलेशन, फिर यहाँ टोटल, देन यहाँ जीएसटी नंबर, ठीक है। ठीक है सर, आगे आ जाओ। Restricted ITC on invoices, debit note,
अब यहाँ पर उन्होंने रेस्ट्रिक्शंस दे रखा है, आईटीसी ऑन इनवॉइस डेबिट नॉट फर्निश्ड बाय सप्लायर इन हिज GSTIN। अब यहाँ पर पहले ऐसा था, अब मैं आपको बताती हूँ ये सर्कुलर क्या कहता है। रेस्ट्रिक्शन है, वो बंदा आईटीसी नहीं ले सकता है जहाँ सप्लायर ने क्या नहीं किया हो, GSTR1 फाइल नहीं किया हो। देखो थोड़ा ऐसे समझना, आप सभी को पोर्टल तो पता है, हाँ जी सर। अब इस पोर्टल पे पता है एक सप्लायर अपना रिटर्न फाइल करता है जिसे बोलते हैं GSTR1 में, ठीक है। वो अपना सारा का सारा जो सप्लाई वो उसने किया होता है ना, उसका आउटपुट सप्लाई उन सब की इन्वॉइस डालता है, ठीक है। हाँ जी, होता क्या है कि अगर उसने ये इन्वॉइस डाली होती है ना, ये जनरली 10 तारीख तक डाल देता है, ठीक है। तो 15 तारीख तक ये जो आउटपुट किसी को किया है तो ऑब्वियसली किसी ने इनपुट किया है, तो जो इनपुट जो रिसिपिएंट होता है ना, उसके पोर्टल पर शो होने लगती है ये सारी की सारी इन्वॉइस। वो क्या कर सकता है फिर, उसका आईटीसी ले सकता है, उसका आईटीसी वो ले सकता है। अब मेरी बात सुनना, अगर इसने इन्वॉइस ही फर्निश नहीं करी, भूल गया, कहीं छूट गई, इसको आईटीसी नहीं मिलेगा। और पहले तो 5% का रूल भी था, अब तो वो भी घट गया, तो बिल्कुल नहीं मिलना अब तो, फिर समझ लो, ठीक है। ये ख़त्म, ये मिलते ही नहीं अब तो बिल्कुल ही। अब बात करते हैं, हाँ ये 5% की एलिजिबिलिटी गई अब, ठीक है, नवंबर 22 के लिए। वैसे भी अभी ही अपलोड होगा तो आप नवंबर 22 और ऑनवर्ड ही देखेंगे। नाउ बिल टू शिप टू मॉडल पता है, बार बार क्या बताऊँ, बहुत ही अच्छा, ये हमारे इंटर में भी था तो बहुत अच्छा लगता है ना ये बिल टू शिप टू। सर ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो किसने किया, राम ने श्याम से किया कि भाई ये जो है ना, कौन, राम श्याम, चलो सीता, ठीक है। राम ने बोला श्याम को कि भाई सीता के यहाँ गुड्स भिजवा देना, तो श्याम बोले किसके नाम पे इन्वॉइस बोलूँ, राम ने बोला तुम मेरे नाम पे इन्वॉइस बना, क्योंकि सीता को इन्वॉइस मैं दूंगा। तो श्याम ने इन्वॉइस बनाई राम के नाम पर, गुड्स भेजा यहाँ पर सीता को, ये होता है बिल टू शिप टू मॉडल। और फिर राम जो है वो भी सीता को इन्वॉइस भेज देगा, ठीक है। सर ऐसा क्यों होता है, सर ऐसा काम इसलिए होता है क्योंकि हम लोग इन कामों से क्या करते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं, ठीक है। तो श्याम ने राम को माल बेचा, तो मान लीजिए 100 रुपये में बेचा, तो राम ने सीता को 110 में बेचा। अब आता है टैक्स लेविएबल ऑन सप्लाई एक्चुअली पे टू गवर्नमेंट। रिटर्न फाइल करना पड़ेगा तभी मिलता है GSTR3। देखो मंथली बेसिस पर फाइल होता है, ऐसा होता है। आईटीसी कब लोगे, जब तुम अपना रिटर्न फाइल करोगे। और तुम अपना रिटर्न किस में फाइल करोगे, GSTR3 में, 3B। अब आ जाओ गुड्स रिसीव इन लॉट्स। अब देखो गुड्स जब लॉट में रिसीव होते हैं तो आईटीसी अवेलेबल ओनली ऑन रिसिप्ट ऑफ लास्ट लॉट। देखो इसका एक बहुत ही अच्छा लॉजिक है, समझना क्या लॉजिक है। लॉट में आ रहे माल, यानी कि ये सप्लायर है और ये रिसिपिएंट है। सप्लायर ने क्या किया, रिसिपिएंट से कॉन्ट्रैक्ट किया, समझना। सप्लायर ने क्या किया, रिसिपिएंट से कॉन्ट्रैक्ट किया। इस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू माल मेरे को अप्रैल में आया, फिर उसके बाद जुलाई में आया, उसके बाद सितंबर में आया, देन मेरे पास वापस से मार्च में आया, उसके बाद मार्च के बाद दिसंबर में आया। ऐसे मेरे को जो है ना लोट में माल मंगवाना था तो मैंने ऐसे मंगवाया। होता क्या है कि भाई साहब आप सिर्फ लास्ट लोड में क्रेडिट ले सकते हैं, यानी कि दिसंबर में ले सकेंगे। और यहाँ पर देखो अप्रैल अगर मैं 21 की बात कर रही हूँ तो दिसंबर यहाँ 22 की बात कर रही हूँ। और आपको भी पता है
आपको भी पता है कि आईटीसी हमें कब तक ले लेनी होती है। तो ये कहता है कि भाई साहब जब तुम रिटर्न फाइल करो और जो सितंबर मंथ का रिटर्न फाइल करोगे, अक्टूबर में फाइल करेंगे ऑब्वियसली, जो भी हो पहले आप तब तक आईटीसी ले लो। अब आप मुझे बताओ, क्या आप इस पूरे लोट की आईटीसी ले पाएंगे? कभी नहीं ले पाएंगे, क्योंकि सर दिसंबर तो जा चुका है ना हमारा, ठीक है। फिर वही होता है, रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू करो और ये सब कुछ करो। अब मेरी बात सुनना, इसके लिए अब हमें क्या करना पड़ता है? इसके लिए अब हमें क्या करना पड़ता है कि रिवाइज टैक्स इनवॉइस की झंझट से बचने के लिए मार्च तक या हो सके तो सितंबर तक अपने लोड को फाइनल कर लेना पड़ता है, ताकि हम सितंबर में उसका क्रेडिट ले सके। आई होप यू अंडरस्टूड कि ये होता है कि जब सबसे लास्ट लोड आपके पास पहुंच जाता है ना, उस टाइम आप क्रेडिट ले सकते हो। पेमेंट फॉर इनवॉइस टू बी मेड विद इन 180 डेज। ये देखो एग्जाम्पल के लिए, हम लोग कई बार ऐसा होता है ना, देखो बिजनेसमैन जो होते हैं उनका तो होता ही है कि आपने गुड्स अप्रूवल पे भेजा, क्या तो उसकी अप्रूवल आएगी या गुड्स रिटर्न आएगा या कुछ नहीं आएगा, या तो अप्रूवल या फिर गुड्स रिटर्न या फिर कुछ नहीं। अब अगर अप्रूवल आएगी तो इसका मतलब क्या होता है? उसने बोला डन डन, अप्रूवल माने डन, मतलब गुड्स अप्रूव करवा दिए, उसी दिन अपन बना देंगे इनवॉइस। अगर रिटर्न आ गए तो ख़त्म बात, कुछ नहीं करना। और अगर उसने हमें कुछ जवाब ही नहीं दिया तो 180 दिन बीत जाने के बाद हम खुद उसे इनवॉइस बनाकर भेज देंगे। अच्छा एक सेकेंड, हाँ आई एम सॉरी, ये कहीं और का कंसेप्ट है, मैंने यहाँ छाप दिया। 180 दिन में पेमेंट करना है। जैसे आपके पास इनवॉइस आई ना, ठीक है, मैं रिसिपिएंट हूँ, मेरे पास इनवॉइस आई तो मुझे कहा कि 180 डेज़ में पेमेंट करो, और अगर 180 डेज़ में पेमेंट नहीं किया ना तो तुमने जो आईटीसी ले रखी है ना उसको रिवर्स करो 18% की रेट से। बताओ आज की तारीख में ऐसा कभी होता है क्या? पर होता तो नहीं, प्रैक्टिकली हमने तो नहीं देखा। लेकिन हाँ, अगर आपका जो रिसिपिएंट, जैसे आपने किसी के नाम पर इनवॉइस करी, तो ऐसे समझाऊँ क्या? नहीं आया मैं तो, क्योंकि ये थोड़ा सा लेस प्रैक्टिकल पोर्शन है। मैं खुद भी जब प्रैक्टिकली उसको वर्क करती थी तो सोचती थी ऐसा क्यों नहीं है। यहाँ पर क्या होता है, ये आपका सप्लायर है और ये आपका रिसिपिएंट है। सप्लायर ने क्या किया, रिसिपिएंट को माल बेचा, तो सर गुड्स भेज दिया इसने, इसको पता है गुड्स के साथ साथ इनवॉइस भी भेज दी, पर इसने अभी तक इसको पेमेंट नहीं भेजा और कहते हैं कि 180 डेज़ में पेमेंट कर देना इसको। कितने 180 डेज़ में इसको पेमेंट कर देना था, लेकिन इसने यहाँ 180 डेज़ में पेमेंट ही नहीं किया। तो ये कहते हैं कि तूने जो पहले अपने पोर्टल पर तूने क्या किया होगा, जब GST Act 3 भी भरा होगा तो तूने यहाँ पर आउटपुट लिखा होगा, इनपुट का क्रेडिट ले लिया होगा ना तेने ये चीज़। तो ये इनपुट जो है तुझे क्या करनी पड़ेगी, विथ टैक्स रेट, और वो भी 18% की टैक्स रेट के साथ तुझे क्या करनी पड़ेगी, रिवर्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो 18% की टैक्स के साथ तुझे क्या करना पड़ेगा, वो इनपुट को रिवर्स करना पड़ेगा। ये चीज़ ये बताते हैं, ठीक है। एक्सेप्शंस है, क्या एक्सेप्शन है इस बात के? दिस कंडीशन इज़ नॉट एप्लीकेबल। किस पर एप्लीकेबल नहीं होती है सर? जो RCM वाला है, क्योंकि RCM में पता है क्या होता है, जो रिसिपिएंट है ना उसी को टैक्स पे करना है। तो फिर हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि तेरा पेमेंट करने से कोई मतलब नहीं, तू हमें टैक्स तो दे रहा है ना। और एक्चुअली हाँ, फिर आता है डीम्ड सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन पैसा आया ही नहीं तो हम कौन सा तुमको, ठीक है, एडिशन मेड टू द वैल्यू ऑफ द सप्लाईज अकाउंट ऑफ सप्लायर लाइबिलिटी। ठीक है, तो ये 3 जगह नहीं लगता है, RCM पर नहीं लगता है, डीम्ड सप्लाई पर नहीं लगता है, एडिशनल मेड इन वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑन अकाउंट ऑफ सप्लायर लाइबिलिटी इन द पर्टिकुलर केस। अगर डेप्रिसिएशन आपने क्लेम कर लिया है कैपिटल गुड्स का तो फिर ITC अलाउड नहीं होती। कैसे सर, आप क्या कहना चाहते हो? आप पहले एक बार हमें बताइए। सिंपल सी बात है, गुड्स 100 रुपये का, 18% का GST लगा 118। अब 2 तरीके होते हैं, या तो तुम बुक्स में 100 पर डेप्रिशिएट करो या फिर 118 पर डेप्रिशिएट करो। जब तुम 118 पर डेप्रिशिएशन लगा रहे हो तो फिर तुम्हें यहाँ पर ITC नहीं मिलने वाला है। पक्की बात है, कोई दिक्कत नहीं सर।
टाइम लिमिट फॉर अवेलिंग आईटीसी। टाइम लिमिट क्या होती है आईटीसी को अवेल करने की? ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ सितंबर, जो मैंने आपको बताया था, ऑफ सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर, और डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। क्या आपको ये बात समझ में आई? क्या ये बात आपको समझ में आई? क्योंकि मैंने पहले भी बता दिया था आपको, क्योंकि आप तब तक ही आईटीसी ले सकते हो, या तो फिर आप रिवाइज इनवॉइस इश्यू करो फिर लो, वो वाली बात नहीं कह रही हूँ मैं, कह रही हूँ सितंबर और फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न, और फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज़ अर्लियर, मतलब जो भी पहले हो जाए। अब देखो क्या होता है ना, काफ़ी सारे तरीके होते हैं, लेकिन अगर जीएसटी में प्रैक्टिकली वर्क किया है ना, तो आपको पता होता है कि भाई ये ड्यू डेट भी हमारे लिए कितनी रेलेवेंट है, कितनी रेलेवेंट नहीं है, तो ये सारी चीज़ें। लेकिन हाँ, मैं आपको कुछ कुछ चीज़ें बुक्स का भी नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल लाइफ, क्योंकि मैंने जीएसटी में काफ़ी अच्छी तरीके से काम किया है, तो मैं आपको वो भी एक्सपोजर दे सकती हूँ साथ के साथ, कि अगर एग्जाम्पल के लिए हम सेप्टेम्बर और फाइलिंग ऑफ द एनुअल रिटर्न तक आईटीसी नहीं ले रहे, तो अब हम आईटीसी लेने के लिए क्या करें? क्योंकि मेरे को पता है, मैंने अपने ऑफिस में जो पुराने बिल्स थे, जिनका क्या है ना आईटीसी या तो रह गया था या छूट गया, तो उन सब के लिए हमने रिवाइज इनवॉइस इशू किए थे, रिवाइज इनवॉइस इशू किए थे। और कई बार पता है रिवाइज इनवॉइस इसलिए इशू नहीं किए जाते, रिवाइज इनवॉइस इसलिए इशू किए जाते हैं ताकि कंपनी की थोड़ी कंडीशन ख़राब है। जैसे कोविड के बाद का थोड़ा सा माहौल जो था वो ख़राब ही था, इतना ज़्यादा जो है बिजनेस चल नहीं रहा था, तो हम चाहते थे कि भाई हम लोग थोड़ा को हमें थोड़ा कंसेशन मिले। कंसेशन मतलब कि हमारे जो पुराने ड्यूज़ है ना, उसे थोड़ा सा आप कम कर दो। जैसे आप अगर हमसे 1000 रुपये मांगते हो, तो आप प्लीज़ 900 कर दो। थोड़ा होता है ना कि यार बिज़नेस थोड़ा प्रॉब्लम है, तो आप ऐसा कर दो। तो जो उन्होंने इन्वॉइस को रिवाइज़ किया था, तो वो रिवाइज इन्वॉइस भी तो हमें जीएसटी में भी तो उनका क्रेडिट लेना पड़ा फिर। बस वही सारी चीज़ें थी। और सर ये आपको एनुअल रिटर्न का आपको फाइलिंग पता है? एनुअल रिटर्न कब फाइल होता है? 31 दिसंबर, है ना? अब मेरी बात सुनो। अब आप बोलोगे ये विच एवर इज़ अर्लियर क्यों लिखा हुआ है? यानी कि आपको बस अक्टूबर, वो भी आपका फाइल करते हो रिटर्न 20 या 21 जो भी, ये अक्टूबर, ठीक है? नेक्स्ट ईयर का अक्टूबर। जैसे 21 22 है ना, तो 22 का अक्टूबर, पक्की बात है, डन, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो हमें क्लियर है। जो कि मैं आपको 22 के अक्टूबर में बारे में बात कह रही हूँ, और मैं आपको कह रही हूँ एनुअल रिटर्न होता क्या है ना, एनुअल विच एवर इज अर्लियर क्यों लिखा है? एनुअल रिटर्न दिसंबर तक फाइल कर सकते हो। लेकिन मैं आपको बता दूँ, वैसे मैं अपने ऑफिस में तो नहीं कह सकती, क्योंकि हमारे यहाँ तो सब नवंबर दिसंबर में ही काम होता था, ताकि सितंबर अक्टूबर की कोई आईटीसी हो तो ले लो। लेकिन बहुत सारे लोग जो है वो बहुत फास्ट होते हैं, जैसे ही ईयर एंड हुआ, मार्च खत्म हुआ, और एनुअल रिटर्न भरना चालू कर देते हैं, और उनका जून जुलाई तक तो एनुअल रिटर्न कंप्लीट हो जाते हैं, जितने जितने होने होते हैं ना, मैं सब नहीं कह रही, जितने होने होते हैं उतने कर लेते हैं। तब आपने जून में ही एनुअल रिटर्न फाइल कर दिया, भले ही ड्यू डेट दिसंबर है, लेकिन जून में ही फाइल कर दिया, तो जून और सितंबर विच एवर इज अर्लियर, तो जून होगा ना। हाँ, अब आप ये मत कह देना कि सितंबर का रिटर्न जो है वो हम लोग जल्दी फाइल कर देंगे, वो ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं, क्योंकि सितंबर का आप जीएसटीआर 3 भी फाइल कर रहे हो, और 3 भी सितंबर का अक्टूबर में ही फाइल होगा। पक्की बात? ठीक सर, जितना मुझे नॉलेज है ना, मैं आपको हर तरीके से कोशिश करूँगी कि वो आपको पता चले। बिकॉज अगर आपने प्रैक्टिकल लाइफ में काम नहीं भी किया है ना, तो आप प्रैक्टिकल चीज़ों को एक्सपीरियंस करके अपने क्वेश्चंस में उन चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरीके से यूज़ कर पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चंस ऑब्वियसली प्रैक्टिकल बेस पर ही बनेंगे। रेस्ट्रिक्शन ऑन आईटीसी इन प्रपोर्शन ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज, रेस्ट्रिक्शन ऑन आईटीसी ऑन टैक्सेबल सप्लाईज और बिजनेस पर्पस। तो रेस्ट्रिक्शन लगता है क्या? इनपुट टैक्स क्रेडिट पे प्रोपोर्शनेटली ऑफ कोर्स लगता है। देखो कैसे लगता है, एक टैक्सेबल है, एक एग्जिम्टिव, ठीक है? तुमने दोनों को बेचा 1000 रुपये, टैक्स दिया @ 18%। मान लीजिए इसका, इन दोनों का आईटीसी आपके पास पोर्टल पे दिख रहा है, तो क्या आप इसका आईटीसी ले सकते हैं? सर ये प्रोपोर्शनेट होगा, टैक्सेबल का ले लो, एग्जिम्ट का मत लेना। ITC not allowed on certain supplies. Apportionment of credit and block credit. Apportionment of credit and block credit. Apportionment of credit of ITC.
तो अपॉर्शनमेंट ऑफ आईटीसी का मतलब क्या होता है और कैसे इसको समझते हैं? ये बोलता है कि सर हम सेक्शन 17 को पढ़ेंगे हमारे रूल 43 और 42 के साथ, है ना? ठीक है। उसके लिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं मेथोडोलॉजी फॉर अपॉर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट ऑन इनपुट्स एंड इनपुट सर्विस और एंड रिवर्सल देयर ऑफ। सबसे पहले स्टेप 1, कंप्यूट कॉमन क्रेडिट। आपको क्या करना है? कंप्यूट करना है। क्या कंप्यूट करना है? कॉमन क्रेडिट। अब देखो कंप्यूट कैसे की जाती है कॉमन क्रेडिट, इसको समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि सबसे पहले टोटल इनपुट टैक्स इन्वॉल्व ऑन इनपुट्स, टोटल इनपुट टैक्स इन्वॉल्व्ड ऑन इनपुट्स एंड इनपुट सर्विसेज इन अ टैक्स पीरियड। तो आपके पास कॉमन, मेरी बात समझने की कोशिश करना, मैं सबसे पहले कंप्यूट कर रही हूँ कॉमन क्रेडिट। सर कॉमन क्रेडिट का मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है सर उसमें आप बाइफर्केशन नहीं कर सकते हो, ठीक है? बाइफर्केशन पॉसिबल नहीं है। तो टोटल इनपुट इन्वॉल्व ऑन इनपुट एंड इनपुट सर्विस इन दी टैक्स पीरियड, उसमें से आप क्या लेस करते हो? इनपुट टैक्स ऑन इनपुट्स एंड इनपुट सर्विस that are intended to be used exclusively for non-business purpose. Non-business purpose। तो यहाँ पर आपने लिखा है कि ये है आपका टी, जो भी आपका टोटल इनपुट टैक्स इन्वॉल्व ऑन इनपुट्स एंड इनपुट सर्विसेज इन अ टैक्स पीरियड, उसमें आपने नॉन बिजनेस पर्पज़ के लिए T1 माइनस कर दिया। एग्जाम्पल के लिए 100 रुपया, हम 100 रुपया है रामू के बिज़नेस का आईटीसी, जिसमें से रामू के बेटे ने एक लैपटॉप निकाल दिया था बिजनेस से, तो उसका उससे आईटीसी नहीं मिलना है, वो है मान लीजिए 2 रुपया। लेस इनपुट टैक्स ऑन इनपुट्स एंड इनपुट सर्विसेज दैट आर इंटेंड टू बी यूज एक्सक्लूसिवली फॉर एग्जेम्प्ट सप्लाई। और आपको समझ में भी आ गया, आपको पता भी है कि यार ये जो है हमने एग्जिम्प्ट सप्लाई के लिए यूज़ किया, ये आपको पता भी है। तो जो आपको पता है ना कि हमने पूरा एग्जिम्प्ट सप्लाई के लिए यूज़ किया, एक वो 2 रुपये वो भी निकाल दो। इनपुट टैक्स ऑन इनपुट एंड इनपुट सर्विस विच आर इनएलिजिबल फॉर क्रेडिट, जो इनएलिजिबल है, जो इनएलिजिबल है ना फॉर क्रेडिट, ठीक है। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर है, जो क्रेडिट हो चुका है आपका इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, ठीक है, ये आपको मिल जाएगा। तो एक्चुअली होता है क्या ना, मैं आपको बता दूँ, आपके पोर्टल पे पूरा 100 रुपया दिखेगा, तो आपको इतना डरने की ज़रूरत नहीं कि क्या पोर्टल पे दिखने वाला है क्या नहीं दिखने वाला है। अगर आपके जितने भी जो आपने जिनसे भी परचेस किया है ना, अगर उन सब ने रिटर्न फाइल किया हुआ होगा, तो आपका ये सारा का सारा इन्वॉइस जो है वो आपको GSTR 1 में जितनी भी इनपुट है वहाँ दिखेगा। फिर आपको सोचना है कि सर हम इस इनपुट में कितना इनपुट ले सकते हैं। तो अगर कोई चीज़ पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ आई है, जैसे एक लैपटॉप, आपने 10 लैपटॉप खरीदे, 10 लैपटॉप का इनपुट आपके पास पड़ा है, लेकिन एक लैपटॉप तो, हाँ जी सर, देखो होता ऐसा है जनरली, आपके पोर्टल पर पता है सारी आईटीसी दिखती है, जितनी भी आईटीसी होती है सारी आईटीसी आपको आपके पोर्टल पर दिखती है। तो डोंट वरी, उसमें आपको सोचना पड़ेगा कि नॉन बिजनेस पर्पस कौन सा है, कितना एग्जेंट के लिए यूज़ हुआ है जो आइडेंटिफाई हो रहा है ना। उसके अलावा कितना इनएलिजिबल है। सर ये इनएलिजिबल तो अभी तक आपने हमें पढ़ाया नहीं, एक्चुअली ये इनएलिजिबल आपको ये ब्लॉक क्रेडिट में बताएंगे। तो फिर आप अपने आप देख लेंगे कि भाई साहब इनमें हमारी इन इनपुट्स में हमारी कोई गलती नहीं है, फिर भी हमें आईटीसी नहीं मिलता है। और उसके बाद आपके पास लेज़र में ये आ जाएगा, और उसके बाद आपको क्या करना है, आईटीसी ऑन इनपुट एंड इनपुट सर्विस दैट आर इंटेंडेड टू बी यूज एक्सक्लूसिवली फॉर टैक्सेबल सप्लाई, आप उसे माइनस कर देंगे। तो सर अब हमें जो मिला है, हमारे पास जो है वो टैक्सेबल सप्लाई में जितना यूज़ हो रहा है हमें वो भी पता चल गया। तो पक्की बात है हमारे पास कॉमन आईटीसी बच जाएगा अवेलेबल फॉर अपोर्शन। हम उसे क्या करेंगे, अपोर्शन कर देंगे कि भाई साहब वो कितने टैक्सेबल और कितने एग्जिम्ट। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, क्यों होता है, क्यों क्यों क्यों
क्योंकि सर मेरा एक ऐसा बिजनेस है जहाँ मैं टैक्सेबल और एग्जिम दोनों में डील करती हूँ। बताओ, टैक्सेबल और एग्जिम दोनों में डील करती हूँ। टैक्सेबल में तो आपको भी पता है कि अगर नाम टैक्सेबल लिखा है तो आईटीसी भी मिलना है, लेकिन एग्जिम्ट में आपको पता है कि आईटीसी नहीं मिलना है। सर ये जीरो रेटेड नहीं बोली मैं आईटीसी बोली, और यह आपको पता है आईटीसी नहीं मिलना है। इसलिए आप क्या करते हो, आप चाहते हो कि आप अपना टोटल आईटीसी में जो एग्जिम्ट वाला आईटीसी है वो निकाल दें, ताकि आपको पता चल जाए कि इतना आईटीसी हमें लेना ही नहीं है, इतना आईटीसी हमें लेना ही नहीं है। इसलिए आप इतना पूरा पैराग्राफ करते हो कि भाई साहब सबसे पहले तो ये देखो कि कितना आईटीसी जो है वो हमारे लिए एलिजिबल है, जितना हम ले सकते हैं, जितना हम ले सकते हैं। उसमें से भी जो टैक्सेबल वालों के लिए हमें क्लियरली आइडेंटिफाई हो रहा है वो तो निकाल दें, क्योंकि वो भी हम ले सकते हैं। बचा हुआ हम देखेंगे कि भाई हमें उसे पोर्शन करें। अब ये अगर ऐसा भी कह सकते थे कि बचा हुआ पूरा एग्जिम्ट ले लो, तो नाइंसाफ़ी हो जाती ना। नाइंसाफ़ी कैसे हो जाती? टैक्सेबल मुझे पता है 10 रुपये, एग्जिम्ट मुझे पता है 5 रुपये, लेकिन क्रेडिट पड़ी है 20 रुपये। अब आप बोलोगे मैं काम करो 5 रुपये मत लो, 10 रुपये मत लो, फिर जो बचे हुए 5 रुपये ना उसका क्या करूँ? आप बोलो इसको तो आप काम कर लो, टैक्सेबल मान लो। कैसे मान लो यार, ये नाइंसाफ़ी है, मेरे बिजनेस के साथ नाइंसाफ़ी है। बोला उसको प्रपोर्शनल कर लो, ठीक है। देन प्रपोर्शनल करने का फॉर्मूला ये रहा। ये EFC2 क्या है? देखो C2 तो अपन ने निकाला, और E का मतलब होता है जो आपका एग्जिम्ड सप्लाई है और जो टोटल टर्नओवर है। अब ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों को सिर्फ ये एग्जिम्ड सप्लाई और टैक्सेबल टर्नओवर देखकर स्टेट का खुश नहीं होना है, क्योंकि E और F को निकालने की कैलकुलेशन समझ ली तो ये चैप्टर आपके हाथ में है, ठीक है। ये चैप्टर आपके हाथ में आ जाएगा, फिर उसके बाद कुछ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो पेज नंबर बताना मुझे, 8.40। यस सर। सबसे पहले आपको ये देखना है कि एग्जिम्ड सप्लाई में क्या आता है और क्या नहीं आता है, सबसे इम्पोर्टेंट। अब देखना, इफ़ द रजिस्टर पर्सन डज नॉट हैव एनी टर्नओवर ड्यूरिंग द सेट टैक्स पीरियड। अब अगर टर्नओवर ही नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे? जस्ट फॉर एग्जाम्पल ये सितंबर है और इस सितंबर का टर्नओवर हमारे पास नहीं है, तो जो लास्ट ईयर का सितंबर है ना, एग्जाम्पल लिखवा रही हूँ, ठीक है, वो ले लेंगे लास्ट ईयर का सितंबर वैसा। उसके अलावा ये बोलता है कि एग्जिम्ड सप्लाई में आता है, क्या आता है? इन्होंने बोल दिया एग्जिम्ड सप्लाई मने। अब आप ये मत कहना कि मैम ये एग्जिम्ड सप्लाई तो आपने बताई नहीं थी कि एग्जिम्ड सप्लाई में रिवर्स चार्ज सिर्फ इस चैप्टर के लिए आता है, ठीक है, सिर्फ अपोर्शन करने के लिए आता है, समझे? तो एग्जिम्ड सप्लाई में रिवर्स चार्ज भी आता है, रिवर्स चार्ज भी आता है। देन इन्होंने ये भी बोल दिया कि भाई अगर आपने ट्रांजेक्शन्स ऑन सिक्योरिटी किया, ट्रांजेक्शन्स ट्रांजेक्शन्स इन सिक्योरिटीज़ किया, ठीक है, सेल ऑफ लैंड एंड सेल ऑफ बिल्डिंग किया, सर आपने रिवर्स चार्ज किया, ट्रांजेक्शन इन सिक्योरिटी, सेल ऑफ लैंड किया, सेल ऑफ बिल्डिंग किया, ये सब कुछ आएगा, ये सब कुछ एग्जिम्ट में आएगा, ये भी याद रखना हो, एग्जिम्ट में आएगा, ठीक है। व्हेन एंटायर कंसिडरेशन इज रिसीव आइदर आफ्टर इशुएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट। अच्छा, एंटायर कंसिडरेशन आफ्टर इशुएंस ऑफ बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी और द फर्स्ट ऑक्यूपेशन विच एवर इज अर्लियर। ITC एट्रीब्यूटेबल ऑन द रिवर्स, ठीक है। एग्जिम्ट सप्लाई एक्सक्लूड, उसमें क्या क्या नहीं आता, ठीक है। इन्होंने बोला कि अगर आपने शेड्यूल 3 की सेल और परचेज को लैंड किया, सेल एंड बिल्डिंग की, एक्चुअली क्या होता है ना, आपको पता है शेड्यूल 3 कहता है कि अगर CC आने से पहले ही फर्स्ट ऑक्यूपेशन हो जाता है, जो भी अर्ली CC या फर्स्ट ऑक्यूपेशन उससे पहले ही किसी ने ले लिया है ना, तो वहाँ पर GST लगता है। तो वही चीज़ इसमें आती है जो शेड्यूल 3 में आता है, जो आउट ऑफ स्कोप है वो तो नहीं आएगा, ठीक है। सप्लाई ऑफ सर्विस बाय वे ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, ध्यान रखना एग्जिम्ट सप्लाई एक्सक्लूड, यानी कि सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय वे ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, एक्सटेंडिंग लोन इन एडवांस वेयर द कंसिडरेशन इज आइदर इंटरेस्ट और डिस्काउंट, जब आपको इंटरेस्ट मिल रहा है ना, हाउएवर
Value of such service is included in exempt supply. Value of such service is included in exempt supply when the same are provided by the banking company or financial institutions. यानी कि सप्लाई ऑफ सर्विस बाय वे ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट. तो अगर कोई लोन और एडवांसेस है, ध्यान से सुनना, अगर कोई लोन और एडवांसेस है और अगर वो लोन एंड एडवांसेस अगर कोई लोन एंड एडवांसेस है और वो तुमने किससे लिए, एक हो सकता है पहला तुमने बैंक से लिए, एक अदर से लिए. अगर तुमने बैंक से लिए ना तो इंक्लूड हो जाएगा एग्जिम्ट में, लेकिन अदर से लिए तो वो इंक्लूड नहीं होगा. पक्की बात है ना, क्योंकि इन्होंने यही बोल रखा है नॉट इंक्लूड. इन्होंने बोल रखा है एक्सेप्टिंग लॉ, फिर बोल रखा है हाउ एवर, है ना, कि हाँ भाई अगर वो एग्जिम्ट जो है वो बैंक MBFC से आया है तो हम ले लेंगे. ठीक है, डन. देन ट्रांजेक्शन ऑफ गुड्स बाय अ वेसल फ्रॉम द कस्टम्स स्टेशन ऑफ क्लियरेंस इन इंडिया. तो ये भी नहीं आता है ट्रांसपोर्टेशन कस्टम वाला. ITC एट्रीब्यूटेबल आपके पास आ गया. एग्रीगेट वैल्यू ऑफ एग्जिम्ड सप्लाईज एंड टोटल टर्नओवर एक्सक्लूड दी सेंट्रल एक्साइज. ये दोनों ही टैक्सेस को एक्सक्लूड करेंगे. और यहाँ पर उन्होंने बोल रखा है कि एग्जिम्ड सप्लाई में जो आप वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी लेंगे ना वो 1% ऑफ सेल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी लेंगे और लैंड एंड बिल्डिंग का स्टाम्प ड्यूटी लेंगे. ठीक है, लैंड एंड वैल्यू का स्टाम्प ड्यूटी लेंगे. तो प्लीज़ यहाँ आप रिवर्स चार्ज लेंगे, यहाँ 1% ऑफ सेल प्राइस लेंगे, यहाँ आप SDV लेंगे. पक्की बात है जी सर, डन. आई थिंक मैं आपको समझा पा रही हूँ अच्छे से, फिर भी मैं आपको ये बता दूँ काफ़ी सारा, मतलब काफ़ी सारा विच मीन्स काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं आपको ये इस तरीके से बताती हूँ. कैसे बता रही हूँ समझना. अगर मैं आपसे कहूँ ये एग्जिम्ट और ये टैक्सेबल और ये जो है वो है ITC, तो आंसर आएगा. अगर मैं आपसे कहूँ कि एग्जिम्ट डिवाइड बाय टैक्सेबल, और एग्जिम्ट जो है ये पता है क्या कहता है सर. एग्जिम्ट सेज तुम लोगों के पास क्या क्या इंक्लूड है, सुनो. RCM, ठीक है, उसके बाद सिक्योरिटी में 1% ऑफ सेल वैल्यू. RCM सिक्योरिटी 1% ऑफ सेल वैल्यू, और यहाँ पर सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग का कितना परसेंट, 1%, सॉरी SDV. बस हो गया क्लियर. हाँ जी सर, क्लियर है. और यहाँ पर एग्जिम्ट कहता है कि जो तुमने लोन एंड एडवांसेस लिया है ना, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, वो भी आ जाएगा. ठीक है, हो गया जी. हाँ, इन्होंने अभी क्या बताया है इधर, ठीक है, उससे आपको समझ में आ गया कि आपको एलिजिबल कितना है. सिर्फ 5% क्या है जी, रुकिए. एग्जिम्शन एग्जाम्पल, अच्छा सॉरी एग्जाम्पल. अब आते हैं कंप्यूट एलिजिबल क्रेडिट कैसे निकालेंगे. तो जो C2 आएगा उसमें से हमारे पास D1 + D2 आएगा, उसको माइनस कर देंगे. C3 रेस्ट्रिक्शंस है, बाकी तो D1 D2 पर है ना. कहाँ से आया सर D1 D2, ऑब्वियसली आपने जो फॉर्मूला लगाया उससे. अब यहाँ पर कैपिटल गुड्स का अपॉर्शनमेंट आ गया. वो पहले नॉर्मल गुड्स का अपॉर्शनमेंट था, ये कैपिटल गुड्स का अपॉर्शनमेंट है. थोड़ा यहाँ पर समझ लेते क्या है. आ जाओ.
कैपिटल गुड्स के अपॉर्शनमेंट पे आओ, फटाफट से आ जाइए। ये कहते हैं सबसे पहले डिटरमाइन करो कैपिटल गुड्स टीसी ऑन कैपिटल गुड्स एज अंडर। सबसे पहले मैंने बोला कि मेरे पास इतना कैपिटल गुड्स है, ठीक है, सोच लिया, ठीक है। डिटरमाइन कॉमन क्रेडिट ड्यूरिंग द यूजफुल लाइफ ऑफ कैपिटल गुड्स फॉर अ टैक्स पीरियड एज अंडर एंड डिनोट एंड द सेम, ठीक है। तो डिटरमाइन करो सर कॉमन क्रेडिट, डिटरमाइन करो कॉमन क्रेडिट ड्यूरिंग द यूजफुल लाइफ ऑफ कैपिटल गुड्स फॉर अ टैक्स पीरियड एज अंडर एंड डिनोट दी सेम एज टी एम। तो इक्वल्स टू क्या होता है, टी एम इक्वल्स टू टी सी डिवाइड बाई 60। तो ये भी आपको समझ में आ गया कि भाई साहब आपने जितना भी अपना क्रेडिट, आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट को, टी सी मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट देख लिया कैपिटल गुड्स पर कितना है, उसको डिवाइड बाई 60 कर दिया, आपको क्या हो गया, टी एम आ गया। टी एम मतलब कि आपको मंथली आ गया, मंथली आ गया, है ना। अपोर्शन करना है, कैसे करोगे उसका अपोर्शन, ये देखो सर ऐसे करोगे। तो अपोर्शन कैसे करोगे, अपोर्शन कॉमन क्रेडिट एट्रीब्यूटेबल टू एग्जिम्ड सप्लाईज एज अंडर। एग्जिम्ड सप्लाई तुम्हें दे रखी और टर्नओवर तुम्हें दे रखा, तुम खुद ही देख लो अब। सिंपल सा अपोर्शनमेंट है। हाँ, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है उसे मंथली बांट दो, जितना क्रेडिट है उसको मंथली बांट दो, तो आपको 60 मिल जाए। अब आपको समझ में आ जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है, मैं आपको बताती हूँ, बहुत सिंपल सी बात है। एक तुमने कैपिटल मशीन खरीदी थी, कभी खरीदी थी तुमने, मान लीजिए 2018 में खरीदी थी, ठीक है, 18 से 19, 19 से 20 अभी बचा है टाइम, ठीक है। 18 में खरीदी तुमने 1 लाख रुपये में। अब 1 लाख रुपये पर तुमने 18,000 रुपये का क्या हुआ होगा, आईटीसी ले लिया होगा, उसी टाइम ले लिया होगा आईटीसी। अब ये आईटीसी बढ़ता है 60 मंथ्स में, 60 महीनों में ये आईटीसी बढ़ता है, ठीक है। अब हुआ क्या कि जब तुमने ये लिया था वो गुड्स टैक्सेबल था, लेकिन बाद में 2020 में ये गुड्स जो है वो क्या हो गया, एग्जिम्ट हो गया। तो तुम बताओ, क्योंकि तुम टैक्सेबल पर आईटीसी ले सकते हो, तुम कितने साल के लिए आईटीसी लेने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। आप बोलोगे मैम 18 से 90 और 90 से 20, 2 सालों के लिए, तो कुछ मत करो, 18,000 पर जो है वो 2 साल निकालो। तो तुम्हें पता 18,000 5 सालों का है, उस पर 2 साल निकाल दो। ये 2 साल का तुम निकालोगे, एक सेकेंड ना, 18 डिवाइड बाई 5 इंटू 2 कितना होगा, 3.15 18 6 7 8 7.2, यस। सो 7,200 रुपये होगा 2 महीने का, है ना। तो ये 2 महीने का, सॉरी 2 साल का 7,200 तो तुम्हें मिल सकता है, लेकिन अब तुम क्या करोगे, 18,000 में से 7,200 माइनस कर दोगे, तो तुम्हें इतना रिवर्ट करना पड़ेगा। इतना रिवर्ट करना पड़ेगा मतलब तुम्हारी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में तुम्हें ऐड करना पड़ेगा। तो बस तुम्हारे माइंड में ये सेट होना चाहिए कि भाई साहब उसे 60 से डिवाइड कर दो, कितना ले सकता था, डिपेंड्स ऑन कि उसका कितना वो टैक्सेबल टाइम रहा, कितना वो एग्जिम टाइम रहा, और अगर वो कॉमन है, वो दोनों में यूज़ हो रही है ना मशीन, तो फिर आप उसे कॉमन क्रेडिट में डाल दो, और फिर ये वाला जो फॉर्मूला है ना EF वाले, उससे प्रोपोर्शनेट कर देंगे, पक्की बात है। और EF कैसे निकालेंगे वो मैंने आपको बता दिया है। क्या वही है सर, वही है, कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं, नहीं। बैंक को हमने ऑप्शनल मेथड दे रखा है कि बैंक तुझे जो करना है वो कर, कैसे करेगा, 2 ऑप्शन उसे बता रखे हमने। बैंक को हमने दे रखा है या तो 50% आईटीसी एलिजिबल कर ले, या फिर तू इस तरीके से चला जा, ठीक है। 100% क्रेडिट लेना है तो ये ले ले, यानी कि तू 50% ऑफ 50% आईटीसी टू 50% ऑफ एलिजिबल आईटीसी, ठीक है। 100% क्रेडिट ऑन टैक्स कैन बी अवेल। अब आता है ब्लॉक क्रेडिट, वो इन एलिजिबल में कह रही थी ना उस टाइम, वो ये है ब्लॉक क्रेडिट। आपको कहाँ कहाँ नहीं मिल सकता, मोटर व्हीकल एंड अदर कन्वेंस। अब यहाँ पर देख रहे थे, थोड़ा कलर चेंज कर दो। चलिए आप बताइए आपको कौन सा कलर अच्छा लग रहा है, ग्रीन, डन। ग्रीन के ऊपर ग्रीन कैसे चलाएंगे, ये भी चेंज करते हैं, ठीक है, डन। तो आपने सबसे पहले बोला मोटर व्हीकल, है ना,
ठीक है सर। पहला तो आपने बोला मोटर व्हीकल और अदर कन्वेंस एंड रिलेटेड सर्विसेज, जहाँ इंश्योरेंस भी आ जाता है, उसका सर्विसिंग, उसका रिपेयर एंड मेंटेनेंस भी आ जाता है। ठीक है। मोटर व्हीकल्स एंड कन्वेंस हैव बीन डिफाइंड इन CGST एक्ट। सबसे पहले आता है व्हीकल रनिंग एज अ फिक्स रेल। अब यहाँ पर ऐसे कौन से मोटर व्हीकल्स, तो ऐसे कौन से मोटर व्हीकल्स इन्होंने मोटर व्हीकल्स के लिए बोला, एनालिसिस पे चलते हैं, यही एनालिसिस है। वही एनालिसिस है। चलो कोई नहीं, उधर से ही देख लेते हैं। यस सर। तो सबसे पहले आपका मोटर व्हीकल, यहाँ देखो क्या कहता है मोटर व्हीकल फॉर, अगर कोई मोटर व्हीकल है आपके पास भी कोई मोटर व्हीकल है, फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन विथ सीटिंग कैपेसिटी जो है वो क्या है, सीटिंग कैपेसिटी जो है वो क्या है, 13 या उससे कम है पर्सन्स की, इंक्लूडिंग ड्राइवर। ठीक है। तो भाई साहब मैंने क्या लिखवाना है, सीटिंग कैपेसिटी जहाँ कितनी है, 13 या उससे कम है, और साथ के साथ मैंने आपको एक और चीज़ बतानी है, क्या है वो, इंक्लूडिंग ड्राइवर। पक्की बात है, कोई डाउट नहीं सर। देन ये तो इनएलिजिबल है, ठीक है, लेकिन एलिजिबल हो जाएगा। कब एलिजिबल हो जाएगा, अगर आपने मेकिंग फर्दर टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सच मोटर व्हीकल, आपने उसकी क्या करी, फर्दर सप्लाई करी, पहली चीज़। ठीक है। या फिर आपने उसका यूज़ किया किसके लिए, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर के लिए। ठीक है। या फिर आपने उससे क्या खोला, ड्राइविंग स्कूल। बस। ठीक है। तो भाई तीन ही चीज़ें याद रखना। सबसे पहले क्या होता है सर, फर्दर आपने सप्लाई कर ली, एक होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर किया, और एक होता है ड्राइविंग स्कूल खोल लिया। ठीक है। ITC ऑन इनएलिजिबल मोटर व्हीकल्स यूज फॉर एनी पर्पज अदर देन एलिजिबल पर्पज इज़ नॉट अलाउड, यानी कि ये तो है, आपको पता ही चल गया कि कहाँ अलाउड है कहाँ अलाउड नहीं है, ये बस यही चीज़ है। नेक्स्ट आता है वेसल्स एंड एयरक्राफ्ट। सेम वही है, वेसल्स एंड एयरक्राफ्ट में भी अगर आपने उसे फर्दर सप्लाई करने के लिए या फिर आपने ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ किया है तो आपको मिल जाएगा, वरना आपको नहीं मिलेगा। और उनके जनरल इंश्योरेंस जो होते हैं, जहाँ ITC मिलता है वही जनरल इंश्योरेंस मिलेगा इनको, बाकी नहीं मिलेगा। सर लीजिंग रेंटिंग एंड हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल जो होता है, लीजिंग रेंटिंग और हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल वेसल्स एयरक्राफ्ट, जहाँ अगर आप आउटवर्ड सप्लाईज कर रहे हो तो मिल जाता है। ठीक है। अब आता है फूड एंड बेवरेजेस। देखो फूड एंड बेवरेजेस पर नहीं मिलता है मतलब नहीं मिलता। ठीक है। लेकिन हाँ देखो कहाँ नहीं मिलता है, सुनना। फूड पर नहीं मिलता, आउटडोर कैटरिंग पर नहीं मिलता, ब्यूटी ट्रीटमेंट पर नहीं मिलता, हेल्थ सर्विसेज पर नहीं मिलता, कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी पर नहीं मिलता,
लाइफ इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस पर नहीं मिलता। देन बस इन पर नहीं मिलता है, मिल जाता है अगर आपने उसको फर्दर टैक्सेबल सप्लाई में यूज़ किया है, ठीक है। मेंबर्स ऑफ अ क्लब, हेल्थ एंड फिटनेस क्लब का नहीं मिलता। ठीक है, क्लब, हेल्थ, फिटनेस और, ठीक है, उस पर नहीं मिलता। नेक्स्ट, ट्रेवल बेनिफिट एक्सटेंडेड टू एम्प्लॉई, आपने ट्रेवल दिया उनको लीव एंड होम के लिए, वो भी नहीं मिलता। मतलब घर आने जाने के लिए गाड़ी करी उनके लिए, उस पर भी आपको आईटीसी नहीं मिलता। उसके बाद वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज है, उस पर भी आपको आईटीसी नहीं मिलता है। लेकिन हाँ, इन्होंने कुछ बता रखा है, इन्होंने एक्सेप्शन दे रखा है। एक्सेप्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस में एक्सेप्ट व्हेन फर्दर सप्लाई कर रहे हो, क्या कर रहे हो, तो मिलना ही मिलना है। फर्दर सप्लाई कर रहे हो तो मिलना ही मिलना है। और दूसरा, इमूवेबल प्रॉपर्टी इज़ प्लांट एंड मशीनरी। तो सर अगर आप फर्दर सप्लाई कर रहे हो और ये प्लांट एंड मशीनरी है तो मिलना ही मिलना है, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी इंक्लूडिंग क्या करता है, फाउंडेशन स्ट्रक्चर इंक्लूड करता है। फाउंडेशन स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है सर, ये बिल्डिंग अगर ये तुम्हें यहाँ खड़ी करनी है तो यहाँ फाउंडेशन बनाना पड़ेगा, तो वो क्या होता है, अलाउड होता है, ठीक है। ठीक सर। देन बट एक्सक्लूड, ध्यान रखना, प्लांट एंड मशीनरी ने भी इसको एक्सक्लूड कर दिया। क्या एक्सक्लूड कर दिया प्लांट एंड मशीनरी में, लैंड एंड बिल्डिंग और अदर सिविल कंस्ट्रक्शन प्लांट एंड मशीनरी में क्या नहीं आता, सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। लैंड नहीं आती, जो बिल्डिंग बनाई है वो नहीं आता सर, सिविल कंस्ट्रक्शन नहीं आता, देन टेलीकम्युनिकेशन टावर नहीं आते, देन पाइपलाइन लीड नहीं आती, ठीक है। जो क्या है, आउटसाइड द फैक्ट्री प्रीमाइसेस से, ध्यान रखना। आउटसाइड है, ठीक है। देन आईटीसी ऑन वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज अवेलेबल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एलिजिबल प्लांट एंड मशीनरी। देन सेल्फ कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज, नो आईटीसी, सेल्फ कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो तो भी। देन इनवर्ट सप्लाई चार्ज टू टैक्स अंडर कंपोजिशन लेवी, ऑब्वियसली नहीं मिलता है कंपोजिशन में तो आईटीसी। नॉन रेजिडेंट को भी नहीं मिलता है, लेकिन ध्यान रखना, वैसे नॉन रेजिडेंट को एनआर पर्सन को नहीं मिलता है, इनवर्ट सप्लाईज में नहीं मिलती है, उनको आईटीसी नहीं मिलता है, ठीक है। लेकिन यहाँ एक्सेप्शन है, कब मिल जाता है उसे, टैक्स पेड बाय हिम ऑन इम्पोर्टेड गुड्स, यानी उसने इंपोर्ट किया गुड्स, तो फिर उसे क्रेडिट मिल जाएगा, ठीक है। तो बाहर से अगर कोई गुड्स आ रहा है तो उसे क्रेडिट मिल जाएगा इंपोर्ट गुड्स पर। आउटवर्ड सप्लाईज यूज फॉर पर्सनल कंजम्पशन नहीं मिलेगा। फ्री सैंपल, गिफ्ट, गुड्स लॉस्ट, स्टोलन नहीं मिलेगा आईटीसी।
ठीक है। तो भाई डिस्पोज्ड ऑफ बाय वे ऑफ गिफ्ट, बाय वे ऑफ फ्री सैंपल, लॉस्ट हो गए, चोरी हो गए, ख़त्म हो गए, रिटर्न ऑफ हो गए, नहीं मिलता है। ठीक है। आईटीसी इन दी हैंड्स ऑफ द सप्लायर इन रेस्पेक्ट ऑफ सेल प्रमोशनल स्कीम, आईटीसी इज ब्लॉक। चाहे फिर आप फ्री सैंपल दो, ये उन्होंने वापस रिपीट कर दिया। ये बाय वन गेट वन की स्कीम पता है कोई फ्री नहीं होती है, वो प्राइस एडजस्ट कर दिया। मैं तुमको कहूँ कि आपको 1000 रुपये में बाय वन और गेट वन मिल रहा है, तो आप ये मत समझना कि भाई साहब फ़ायदा हो गया, 2000 की शर्ट एक में आ गए, नहीं, 500 रुपये की ये वो। तो ये ऐसा कहाँ लिखा है, मैं बता रही हूँ क्या, मैं अपने नॉलेज से नहीं सर, इसके अंदर ही लिखा हुआ है। टैक्स पेड हो तो वहाँ पर भी आपको आईटीसी नहीं मिलता। हाँ जी सर। क्रेडिट इन, क्योंकि आप फ्रॉड कर रहे हो और आप चाहते हो आईटीसी मिले। क्रेडिट इन स्पेशल सर्कमस्टेंस, कुछ और ऐसे सर्कमस्टेंस हैं काफ़ी अच्छे अच्छे हैं। ठीक है। एक्चुअली 1 आवर हो चुका, मैंने ट्राई किया था कि मैं आपको बहुत जल्दी करवा दूँ, आई ट्राइड माई बेस्ट। क्या किया जा सकता है। यस, एक सेकेंड ना, मुझे यहाँ पर आपको ये बताना है, एनालिसिस ऑफ 18 में कुछ और, यही है क्या एनालिसिस ऑफ 18? नहीं, 18 का एनालिसिस क्यों, एक सेकेंड, हाँ प्लीज़ गिव मी 2 मिनट। वेयर इज स्पेशल केसेस, ये केस में क्लेमिंग रेट ऑफ स्पेशल सर्कमस्टेंस। अच्छा, इन केसेस में आप कैसे क्लेम करेंगे, तो इन्होंने जनरली आपको फॉर्म दे रखे हैं कि ये केसेस में आप कैसे करेंगे, एनालिसिस दे रखा है इसका। फिर यहाँ आ जाते हैं कि इन केसेस में आप किस तरीके से आईटीसी अवेल करेंगे। सुनना, आईटीसी अवेल करने के कुछ रूल्स देखना कि भाई साहब आईटीसी कब कब कैसे एलिजिबल होता है। गुड्स एंटाइटल टू आईटीसी, इनपुट्स हेल्ड इन स्टॉक या कैपिटल गुड्स। ठीक है। सबसे पहले आता है पर्सन हु हैज़ अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ विच ही बिकम लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। अगर आप जब से लाइबल बनते हो और उसके 30 डेज में आप रजिस्ट्रेशन ले लेते हो ना, तो भाई साहब आप लोग क्या करोगे, आप लोग आईटीसी अवेल कर लोगे। और ध्यान रखना सर, आईटीसी टू बी अवेलेबल विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ टैक्स इनवॉइस बाय द सप्लायर। ITC to be availed within 1 year from the date of the issue of tax invoice by the supplier। सर जब आपने इनवॉइस इशू करी ना, उसके विदिन 1 ईयर में, पक्की बात है? हाँ जी सर। तो इनवॉइस इशू करने के विदिन 1 ईयर में ITC टू बी अवेलेबल विदिन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ द इशू ऑफ द टैक्स इनवॉइस बाय द सप्लायर। तो इनवॉइस इशू करा, उसके पास आपके पास 1 साल है, आप कभी भी आईटीसी ले सकते हो। सेकंड इज पर्सन हु इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू रजिस्टर बट ऑब्टेन वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन। पर्सन हु इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू रजिस्ट्रेशन बट ऑब्टेन वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन। सर नॉट रिक्वायर्ड टू रजिस्ट्रेशन बट ऑब्टेन वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन, यानी कि अगर आपने किसी से क्या लिया, वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन लिया, किसी से क्या लिया, वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन लिया, तो इन द केस क्या होता है पता है, वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन में क्या होता है बताओ। आप अगर वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन लेते हो तो जब से आपने रजिस्ट्रेशन लिया ना, तब से आप आईटीसी ले सकते हो। उसी तरीके से अगर हु सीज टू पे द कंपोजिशन टैक्स, मान लीजिए आपने आज से ही बोला कि मुझे कंपोजिशन टैक्स नहीं पे करना, सीज टू कंपोजिशन रजिस्टर्स पर्सन हु सीज टू पे कंपोजिशन टैक्स एंड उसने अपना नॉर्मल स्कीम स्विच इन अ रेगुलर स्कीम। तो अगर आपने आज स्विच किया है ना, तो जो भी इनपुट्स आपके पास पड़े हुए हैं या फिर सेमी फिनिश्ड फिनिश्ड, आपको उसका आईटीसी मिल जाएगा। ठीक है। और साथ के साथ कैपिटल गुड्स का भी मिल जाएगा। ठीक है।
कब से मिलेगा? इमीडिएटली प्रीसीडिंग विच ही हैज़ बिकम लाइबल टू पे द रिवर्स स्कीम। अब यहाँ पर इन्होंने क्या बोल रखा है देखना, आईटीसी ऑन कैपिटल गुड्स रिड्यूस बाय 5% पर क्वार्टर। यहाँ पर ये कहते हैं कि भाई आईटीसी तो हम दे देंगे, लेकिन जब तक तुम हमारे अंदर नहीं देना तो तुम 5% माइनस करो डेट ऑफ इन्वॉइस से। और यहाँ पर इन्होंने बोल रखा है कि भाई आईटीसी शेल जो है ना करस्पॉन्डिंग डिटेल, और उसके बाद इन्होंने बोला है कि अवेलेबल 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ द टैक्स इन्वॉइस बाय द सप्लायर। तो जब सप्लायर ने टैक्स इन्वॉइस की थी उसके 1 ईयर तक अलाउड है। कैसे अलाउड है? मेरी बात सुनो, ये गुड्स है, इस गुड्स पर तुम्हें इनपुट लेना है। अब क्योंकि तुम इसमें आ गए तो ये इनपुट के लिए ये तुमने गुड्स यहाँ से 1 साल पहले ही लिया हो, ठीक है, 1 साल पहले ही लिया हो। पुराना स्टॉक का तुम्हें क्या नहीं मिलेगा? क्रेडिट नहीं मिलेगा, ज़्यादा पुराना मतलब 1 साल से भी पुराना। लेकिन अगर कैपिटल गुड्स तुमने यहाँ पर तुम्हारे कैपिटल गुड्स दिख रही है और तुमने कभी यहाँ खरीदी थी तो भी मिल जाएगा, कुछ नहीं करना, -5% करते रहो, ठीक है। एक आता है रजिस्टर पर्सन है, अब वो जा रहा है कहाँ पर? रजिस्टर पर्सन जो एग्जिम्ट सप्लाई में था बिकम अ टैक्सेबल सप्लाई। वो कभी एग्जिम्ट में था, कभी एग्जिम्ट में था, मतलब उसने आईटीसी नहीं लिया होगा, तो अब वो आईटीसी चाहता है तो उसे इनपुट हेल्ड का भी मिल जाएगा, कैपिटल गुड्स का भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वो 5% ही माइनस करना है, क्योंकि आप देखो होता है क्या ना, 5% क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट आपको कुछ दे रही है, बस यही, उसको दे रही है, दुख हो रहा है, दे रही है, दुख हो रहा है, इसलिए कह रहा है 5% माइनस करो, ठीक है। और क्वार्टरली पर क्वार्टर पूरा ऐसे माइनस करो, ठीक है। मतलब कि अगर अगर 1 महीना भी किसी क्वार्टर का निकला तो पूरा 5% माइनस करो, इतना हम तुम्हें नहीं देंगे। देखो एक तो मैं तुमको कहूँ कि ये चॉकलेट, इस चॉकलेट को तुम बांट दो इतने में, तो तुमने बांट दी और सबको बांट दी। अब मैं एक तुमको बोलूँ कि ये चॉकलेट तुम बांट दो इतने में, ठीक है, तो तुम्हें समझ में आ रहा है? जब यहाँ पर जाएगा तो इतना जाएगा, यहाँ पर तो ये छोटा 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 जाएगा, बस वही चीज़ हो रही है। आई थिंक आप समझे हो, क्योंकि कन्फ्यूज़न होता है ना 60 और 5 में, इसलिए बताया मैंने। अब आता है कैपिटल गुड्स इन प्लांट एंड मशीनरी आईटीसी हैज़ बीन टेकन अकॉर्डिंग टू रूल हायर ऑफ द फॉलोइंग। कितना मिलता है? 5% पर क्वार्टर आप रिवर्स करो, या फिर आपने उसका सेल वैल्यू जो भी हायर होता है ना उसका आपको अमाउंट ऑफ सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स प्लांट एंड मशीनरी विच आईटीसी हैज़ बीन टेकन। तो आईटीसी आप कितना ले सकते हो? अगर आपने उसको मान लीजिए सेल कर दिया, सुनो, अगर आपने उसको सेल कर दिया और सेल के लिए आपको टैक्स पे करना है और आईटीसी में ऊपर दिखा है कम, तो विच एवर इज हायर जो होगा ना वो लेंगे। पक्की बात है? हाँ जी सर। चेंज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होता है सर, सेल, मर्जर, डीमर्जर, अमालगमेशन, लीज, ट्रांसफर ऑफ बिजनेस, प्रोविजन ऑफ ट्रांसफर ऑफ लाइबिलिटी, आईटीसी ऑफ रिमेनिंग अनयूटिलाइज इन द इलेक्ट्रॉनिक लेजर विल बी। अब आ जाओ सर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रेडिट बाय इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। सर इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब होता है अपन इनपुट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इसलिए अपन रेलेवेंट पीरियड का टर्नओवर लेंगे, ध्यान रखना। और फिर इनपुट टैक्स रेट के रूल क्या बोलते हैं, ये कुछ फॉर्म्स दे रखी है इन्होंने कि भाई आईएसडी डिस्ट्रीब्यूशन किस फॉर्म में होता है। देन अब मेरी बात सुनो, तुम एनालिसिस पे आ जाओ, रोल ऑफ आईएसडी। ये देखो ये आईएसडी है और ये इन सबको बांट रहा है, ठीक है। कंपलसरी सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर आईएसडी। रिलेवेंट पीरियड। अब आता है सर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रेडिट का मतलब क्या होता है। आईटीसी एट्रीब्यूटेबल फॉर स्पेसिफिक रिसिपिएंट, आईटीसी एट्रीब्यूटेबल फॉर मोर देन वन रिसिपिएंट और आईटीसी एट्रीब्यूटेबल फॉर ऑल रिसिपिएंट। प्रोराटा डिस्ट्रीब्यूशन होता है डिस्ट्रीब्यूशन टू सच रिसिपिएंट ओनली। यहाँ पर ध्यान रखना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट। आईटीसी टू बी डिस्ट्रीब्यूट, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है? टर्नओवर ऑफ रिसिपिएंट, टर्नओवर ऑफ रिसिपिएंट हैविंग नेक्सेट विथ आईटीसी ड्यूरिंग रेलेवेंट पीरियड। तो जो भी आपका रिसिप्ट, टर्नओवर ऑफ रिसिप्ट्स और टर्नओवर ऑफ ऑल रिसिप्ट्स, ठीक है, नहीं समझा? टर्नओवर ऑफ रिसीट और टर्नओवर ऑफ ऑल रिसीट। टर्नओवर एक्सक्लूड सेंट्रल एक्साइज, वही उसका टर्नओवर। रेलेवेंट पीरियड का लेंगे, रेलेवेंट पीरियड का मतलब होता है प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर और लास्ट क्वार्टर प्रायर टू द मंथ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस फॉर विच टर्नओवर ऑफ ऑल द रिसिप्ट इज अवेलेबल। तो या तो आप प्रीवियस ईयर का फाइनेंशियल ईयर का प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर और क्वार्टर, लास्ट क्वार्टर पीरियड फॉर मंथ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फॉर विच टर्नओवर ऑफ ऑल। देखो यहाँ पर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करोगे ना और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। देन आप आ जाइए आगे।
हाउ ITC इज़ यूटिलाइज्ड। देखो आज की तारीख में कोई भी किधर से भी यूटिलाइज़ कर सकता है, तो वो तो इशू ही नहीं है। आपको इधर से क्या हुआ, ये क्या हो रहा है? अच्छा ITC यूटिलाइज का बता रहे क्या? तो IGST CGST UGST, खाली CG का SG अपने आप में सेट ऑफ नहीं करते, बस ये दोनों लड़ाई करते, बाकी तो ठीक है ना सब। अच्छा क्वेश्चन आंसर आ गया। कुछ बचा है मुझे लग रहा है, कुछ चीज़ छूटी है उसमें, वो जो है ना, ये नहीं, ये नहीं छूटा क्या? ब्लॉक नहीं, पानी यार, वो स्पेशल सर्कमस्टेंस है ना, नहीं ये भी नहीं है। हाँ ये देखो, ये पेज है ना, स्पेशल सर्कमस्टेंस रिवर्सल, यही है ना? नहीं ये भी वो नहीं है। अरे ये एयरक्राफ्ट वालों के और उनके लिए है ना यार। नहीं इसमें नहीं है शायद, वो वैल्यू ऑफ सप्लाई में। ओके डन। सो थैंक यू सो मच।